पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग विधानसभा अंतर्गत उर्ला हाई स्कूल में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव उत्साह और उल्लास के माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता कर नव प्रवेशी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र यादव ने विद्यालय में स्थापित आधुनिक स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। साथ ही सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना के तहत पात्र छात्राओं को साइकिल वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के भीतर तकनीक आधारित शिक्षण और विद्यार्थियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का हर विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसरों के साथ आगे बढ़े। इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षक, जिन्हें विद्या मितानिन के नाम से जाना जाता है, अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से आदिवासी और दूर दराज के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमित शिक्षकों जैसी सुविधाएं और सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा। शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें केवल 20,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है, और वह भी साल में केवल 10 महीने के लिए। वही नियमित शिक्षकों को अधिक वेतन, सेवा सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलती है। कई बार सरकार और विभाग के सामने मांगे रखने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। चुनाव के दौरान विद्या मितानिन के संविलियन या समायोजन का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। फिलहाल शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। बीमा पॉलिसी का पैसा रिफंड करने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामला करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की साइबर ठगी से जुड़ा है, जिसमें आरोपियों ने खुद को बीमा लोकपाल बताकर पीड़ितों को अपने जाल में फंसाया और अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवा ली। जाँच के दौरान दुर्ग रेंज साइबर थाना की टीम दिल्ली पहुंची, जहां एक बैंक खाता धारक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ईशांत माहे उर्फ ईशू लोगों को पैसे का लालच देकर बैंक खाते खुलवाता था और इन बैंक खातों का उपयोग जॉनसन्स नाम की एक नाइजीरियन नागरिक द्वारा साइबर फ्रॉड के लिए कराया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कई शिकायतें दर्ज है। दिल्ली में ट्रांजिट रिमांड पर आरोपियों को दुर्ग लाकर आगे की पूछताछ की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के प्रवर्तन अनुभाग ने जून 2026 के दौरान अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान में कुल 34 आवास खाली कराए गए, जिनमें से 8 आवास ऐसे थे जिन पर संपदा न्यायालय की डिक्री आदेश पहले से जारी हो चुके थे। प्रवर्तन विभाग ने लगभग 7,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले 8 भूखंडों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। अधिकांश भूखंड व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थित थे। कार्यवाही के दौरान 10 दुकानों, आवासों और अन्य भवनों की बिजली आपूर्ति भी नियमानुसार विच्छेदित कराई गई। सड़क और यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्केट क्षेत्र में सड़कों और चौक पर रखे गए अवैध सामान और शेड के अतिक्रमण को हटाकर यातायात को सुचारू बनाया गया। प्रवर्तन विभाग की इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ समझाइश, संवाद और काउंसलिंग को भी प्राथमिकता दी गई। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ यौन अपराध का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार पड़ोस में रहने वाला एक अपचारी बालक बच्चियों को खेलने और खिलाने के बहाने अपने घर बुलाता था। घटना का खुलासा तब हुआ जब छोटी बच्ची ने घर लौटने के बाद पेट और निजी अंगों में दर्द की शिकायत की। परिजनों ने बच्ची से बातचीत की तो उसने रोते हुए पूरी घटना बताई। इसके बाद बड़ी बहन से अलग पूछताछ की गई, जिसमें उसने भी आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले उसके साथ भी इसी तरह की घटना हुई, लेकिन डर और धमकी के कारण अब तक वह चुप रही। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और बच्चियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। आरोपी अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लग सके।
अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। डोंगरगढ़ की बहुचर्चित परिक्रमा पथ परियोजना लगातार विवादों के घेरे में घिरती जा रही है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हुई इस योजना पर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विवाद की शुरुआत किसानों के उस विरोध से हुई जिसमें उन्होंने निजी कृषि भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति जताई। प्रभावित किसानों का दावा है कि जब पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध है तो निजी जमीन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मामला प्रशासनिक दफ्तरों से निकलकर हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। कांग्रेस ने इसे जनहित का मुद्दा बताते हुए चक्का जाम किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी परिजनों के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं। करीब 55 करोड़ रुपए की इस परियोजना को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल सरकारी धन के उपयोग और निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठ रहा है। यदि वैकल्पिक सरकारी मार्ग मौजूद था तो निजी भूमि अधिग्रहण क्यों किया गया? यदि तकनीकी कारण थे तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और यदि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार हुई तो फिर इतना व्यापक विरोध और न्यायालय तक मामला क्यों पहुंचा? जबलपुर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 9 दिनों तक महाभंडारा, धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न पारंपरिक आयोजन होंगे। मंदिर समिति का कहना है कि गोंचा पर्व समाज और श्रद्धालुओं के सहयोग से वर्षों से सफलतापूर्वक आयोजित होता आ रहा है। आयोजन को और अधिक भव्य बनाने के लिए पहले संस्कृति विभाग की ओर से 5 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया। इस वर्ष बेहतर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार के माध्यम से शासन को 18 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रस्ताव की जानकारी मिलने के बाद जल्द ही तहसीलदार और कलेक्टर के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें पर्व की व्यवस्थाओं और शासन से मिलने वाले सहयोग पर विस्तार से चर्चा होगी, ताकि गोंचा महापर्व का आयोजन और अधिक सुव्यवस्थित एवं भव्य तरीके से किया जा सके। रायपुर पुलिस ने देश के सबसे शातिर ठगों में शामिल 69 वर्षीय बिंगसन जॉन को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर रायपुर के हयात होटल में करीब 2,12,000 रुपए की ठगी का आरोप है। जांच में खुलासा हुआ कि बिंगसन जॉन पिछले 3 दशकों से देश भर के 5 स्टार और लग्जरी होटलों को अपना निशाना बनाता रहा था। उसके खिलाफ 10 से ज्यादा राज्यों में धोखाधड़ी और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी खुद को विदेशी पर्यटकों का ट्रैवल गाइड, इंग्लिश टीचर या योगा टीचर बताकर लग्जरी होटलों में कमरा बुक कराता था। कई दिनों तक होटल की सुविधाओं का इस्तेमाल करता था, महंगे उपकरण किराए पर लेता और फिर बिना बिल चुकाए फरार हो जाता था। वह 1996 में तिहाड़ जेल गया था, जहां उसकी मुलाकात कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबरा से हुई। इसके बाद उसने ठगी का तरीका बदलकर महंगे होटलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रायपुर पुलिस देश भर के राज्यों में आरोपी के पुराने मामलों की जानकारी जुटा रही है और यह पता लगाने में लगी है कि हाल ही के दिनों में उसने किन किन शहरों के होटलों को अपना शिकार बनाया। गरियाबंद जिले में शुक्रवार को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत रबी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सहकारिता कृषि विभाग, नेफेड, मार्कफेड और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सरकार धान के साथ साथ चना, मसूर, सरसों जैसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और भूजल संरक्षण में भी मदद मिलेगी। जिले में इस वर्ष चना और सरसों के लिए 21 किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश किसानों ने अपनी उपज निजी व्यापारियों को बेच दी। खरीदी के पहले दिन केवल 2 किसानों ने लगभग 15 क्विंटल सरसों समर्थन मूल्य पर बेची। सरसों की खरीदी 6200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की गई। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले वर्षों में जिलों में रबी फसलों का रकबा और MSP पर खरीदी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में स्थित टांगरपानी में शुक्रवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। झारखंड के रामगढ़ से कोरबा जा रही जय बाला ट्रेवल्स की यात्री बस सड़क किनारे बने डायवर्सन पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे, जो गहरी नींद में थे। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई और घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कुनकुरी पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में 10 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कुनकुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी। डायवर्सन पर अचानक वाहन को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, परंतु चालक संतुलन खो बैठा, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल का आरोप है कि देश भर में लोगों पर जबरन 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू किया जा रहा है, जिसमें कई वाहनों का माइलेज कम हो रहा है और तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने पूरे देश को एक एक्सपेरिमेंट लैब बना दिया है और कहा है कि वह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। इसके लिए उन्होंने आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि यदि इस ईंधन के प्रयोग से किसी वाहन को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम वैज्ञानिक परीक्षणों, तकनीकी मूल्यांकन और विशेषज्ञों की सलाह के बाद लागू किया गया है। ई रिक्शा चालकों के लिए राहत की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार ने उन 2 मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिनके जरिए ब्लूटूथ से ई रिक्शा की बैटरियों को दूर से कंट्रोल करने का दावा किया जा रहा था। सरकार के निर्देशन पर बैट, BMS और H-Poach ली आयन नाम के ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग ब्लूटूथ के जरिए कंपैटिबल लिथियम बैटरियों से कनेक्ट होकर चलते हुए ई रिक्शा को अचानक बंद करते दिखाई दिए थे। इस पूरे मामले को उठाए जाने के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच में सामने आया कि यह ऐप ब्लूटूथ की सीमित दूरी में लिथियम बैटरियों से जुड़ सकता है। इसका मूल उद्देश्य बैटरी की वोल्टेज, तापमान और करंट जैसी जानकारी मॉनिटर करना है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने पर इसके कंट्रोल फीचर का गलत इस्तेमाल संभव है। सरकार अब इस मामले में सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की तैयारी में है ताकि भविष्य में ई रिक्शा चालकों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगी हैं। किन्नौर जिले के चोलिंग इलाके में देर रात तेज बारिश के बाद भारी मात्रा में मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसमें गाड़ियां मलबे में दब गई। करीब 5 घंटे तक हाईवे पूरी तरह बंद रहा। वहीं किन्नौर के रिब्बा गांव में तड़के फ्लैश फ्लड से लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग सुरक्षा के लिए घरों से बाहर निकल आए, जबकि कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाई। इस दौरान गांव को जोड़ने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रदेश में बीते 2 दिनों में सामान्य से 211% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कांगड़ा और मंडी के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि कुल्लू, शिमला और सिरमौर और ऊना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश का असर प्रदेश के बुनियादी ढांचों पर भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी, नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एक 52 वर्षीय व्यक्ति की गंभीर रूप से झुलसने के बाद मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के वेश में था। पुलिस को घटनास्थल से ऐसे पर्चे मिले जिनमें चीन तिब्बत छोड़ो जैसे संदेश लिखे थे। शुरुआती जांच में इस घटना को तिब्बत से जुड़े मुद्दे के विरोध के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक आत्मदाह के पीछे का अंतिम वजह की पुष्टि नहीं की है। मृतक की पहचान लोबगा रांगजेन के रूप में की गई है, जो पिछले करीब 2 दशकों से अमेरिका में रह रहा था। तिब्बत में चीन को नियंत्रण करने का विरोध कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय रहा है। 2009 के बाद 150 से अधिक तिब्बती विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। तिब्बती संगठन धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों की मांग करते हैं, जबकि चीन तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा बताते हुए इन आरोपों को खारिज करता है। फिलहाल न्यूयॉर्क की इस घटना की जांच जारी है और अधिकारी सभी पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट स्थित ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग प्रदर्शन के लिए जुटे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई स्थानों के मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहा है। संगठन के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को उनके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। संगठन के 600 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति प्रभावित की जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से आंदोलन से जुड़े कई नेताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। महंगाई, खाद्य संकट और स्थानीय प्रशासन से जुड़े मुद्दों से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ व्यापक राजनीतिक विरोध का रूप ले चुका है। हाल के दिनों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों की मौत हुई है। आज के समाचार यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।